हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चंस कर लिए थे 2018 एमपी सेट इंग्लिश लिटरेचर के। आज हम 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जिसने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, टुवर्ड्स एन एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर बाय शरण कुमार लिम्बाले इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मराठी बाय। तो टुवर्ड्स एन एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर ये किसने लिखी थी? शरण कुमार लिम्बाले ने लिखी थी। और ये ट्रांसलेट किसने किया था? फ्रॉम द मराठी। तो किसने किया था? आलोक मुखर्जी ने किया था। ठीक है। ओरिजिनली जो थी ये मराठी में लिखी गई थी, दलित साहित्याचे सौंदर्य शास्त्र करके, और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था आलोक मुखर्जी के द्वारा टुवर्ड्स एंड एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर के नाम से। माया पंडित भी एक ट्रांसलेटर है, लेकिन उन्होंने ये बुक ट्रांसलेट नहीं की है। और आलोक भल्ला जो हैं ये पार्टीशन की जो एंथोलॉजीज़ हैं उसके एडिटर हैं, और शरद पाटिल जो है एक मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दलित लिटरेचर से जो शरण कुमार लिम्बाले हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारुक्कू इज अ टाइटल ऑफ बामा's बुक विच मीन्स। तो बामा की एक बुक है कारुक्कू, तो उस टाइटल का मतलब क्या है? कारुक्कू का मतलब क्या है? पल्मायरा लीव्स विच आर लाइक डबल एजेड स्वॉर्ड, है ना। तो ये पल्मायरा लीव्स है जो किसकी तरह होती हैं? एक तलवार की जो डबल एजेड रहती हैं उसकी तरह रहती हैं। ठीक है। बामा भी इम्पोर्टेंट है। इनका जो वर्क है कारुक्कू, ये जो है फर्स्ट दलित फीमेल ऑटोबायोग्राफीज में से माना जाता है, जो कि तमिल में लिखी गई थी। तो कारुक्कू का मतलब तमिल में क्या होता है? पल्मायरा लीव्स जो कि शार्प रहती हैं बोथ एजेस पे, जस्ट लाइक स्वॉर्ड। ठीक है। और ये किस चीज़ का सिंबल है? पेन और रेसिस्टेंस का सिंबल है। तो इसमें कास्ट की बात की गई है, क्रिश्चियनिटी की बात की गई है, पैट्रियार्की की बात की है। ठीक है। इसमें इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ऑटो नैरेटिव ऑफ बेबी कामले विच इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मराठी बाय माया पंडित। तो ट्रांसलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। द ऑटो नैरेटिव ऑफ बेबी कामले विच इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मराठी। तो मराठी में ट्रांसलेट की गई है बाय माया पंडित। तो वो क्या है? द प्रिजन्स वी ब्रोक। द प्रिजन्स वी ब्रोक क्या है? एक इनका ओरिजिनल जो मराठी टाइटल है वो है जीना अमूचा। जीना अमूचा करके लिखा गया था, और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था माया पंडित ने, द प्रिजन्स वी ब्रोक। क्या नाम है? द प्रिजन्स वी ब्रोक। और ये बेबी कामले ने लिखी है। इसमें दलित विमेन के ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। ऑपरेशन और जो अम्बेडकराइट इन्फ्लुएंस है उसको दर्शाया गया है। ठीक है। उपारा जो है ये लक्ष्मण माने ने ट्रांसलेट किया था। संगति जो है एक वर्क है बामा के द्वारा, जो हमने पढ़ी थी ना, बामा संगति। अगेंस्ट ऑल ऑड्स इनका नहीं है। ठीक है। तो बेबी कामली का कौन सा है? द प्रिजन वी ब्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रिफर्ड टू एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ अवर फेदर्स। तो ये किसके बारे में बोला गया था? शेक्सपियर के बारे में बोला गया था। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ अवर फेदर्स किसने बोला था? रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था, जो कि एक फेमस यूनिवर्सिटी विट्स हैं एलिजाबेथन एज के। तो रॉबर्ट ग्रीन ने, इनका एक पैम्पलेट था ग्रीन्स ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, और ये कब आया था? 1592 में आया था, ग्रीन्स ग्रोथ वर्थ ऑफ विट। और इन्होंने शेक्सपियर को बोला था, मतलब उन्होंने बोला था कि ये एक न्यू कमर एक्टर प्ले राइट हैं शेक्सपियर, और इन्होंने हमसे कुछ जो आइडियाज़ हैं वो बोरो कर लिए हैं, बेसिकली स्टील कर लिए हैं। क्योंकि ग्रीन जो हैं ये इनके साथ में और भी जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड राइटर्स थे, जबकि शेक्सपियर ने कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स और शेक्सपियर के बीच में जो राइवलरी थी उसको दर्शाता है।
और यूनिवर्सिटी विट्स की बात करें तो किड का, थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि 1587 में आया था। इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस दिए हुए हमें बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन का हमसे पूछ सकते हैं वॉलपॉन, वॉलपॉन बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। स्पेंसर, स्पेंसर का द फेरी क्वीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्राइडन्स ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है? ए क्रिटिकल ट्रीटाइज ऑन द ड्रामेटिक आर्ट डेवलपमेंट थ्रू डायलॉग्स, तो ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई थी ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, और इसमें 4 तरीके के स्पीकर्स हैं। क्राइट्स, क्राइट्स जो कि क्लासेस जो रहते हैं उनको फेवर करता है, जो ग्रीक और रोमन्स थे। इसके अलावा जो दूसरा है यूजिनस, यूजिनस जो है ये इंग्लिश राइटर्स का फेवर करता है। लिसीडियस जो रहता है वो फ्रेंच राइटर का फेवर करता है। इसके अलावा ड्राइडन का खुद का पूछा जाता है कि ड्राइडन खुद किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को? निएंडर के थ्रू। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ड्राइडन अपने आप को किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो निएंडर के थ्रू। तो इसमें डिबेट होती है कंटिन्यूसली एंशिएंट और मॉडर्न्स के बीच में, फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा के बीच में, और निएंडर के थ्रू ड्राइडन खुद की वॉइस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 5 एक्ट प्ले है, ठीक है, और एक हम बोल सकते हैं क्रिटिकल ट्रीटाइज है ऑन द ड्रामेटिक आर्ट डेवलप थ्रू द डायलॉग्स। तो इन चारों के बीच में डायलॉग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स अपीयर इन दी एंशियंट मराइनर, तो अगर आपने एंशियंट मराइनर की स्टोरी पढ़ी हो तो उसमें एल्बाट्रॉस रहता है। और एंशियंट मराइनर किसका वर्क है? द राइम ऑफ द एंशियंट मराइनर एस.टी. कॉलरिज का वर्क है, और ये पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलाड्स में, जो कि 1798 में आए थे। तो लिरिकल बैलाड्स का फेमस वर्क है द राइम ऑफ द एंशियंट मराइनर, आपको नहीं भूलना है। जो मराइनर रहता है वो किसको किल कर देता है? एल्बाट्रॉस को किल कर देता है। एल्बाट्रॉस जो रहता है वो नेचर का सिंबल रहता है, इनोसेंस का सिंबल रहता है, गिल्ट का सिंबल रहता है। और जो एल्बाट्रॉस उसके नेक के अराउंड रहती है वो एक तरीके से बर्डन रहती है उसके गिल्ट का। तो बाकी जो बर्ड्स दी हुई हैं वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली विमेन आर पोर्ट्रेड बाय टेनिसन एज, तो अगर आपने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को सुना होगा तो ये विमेन को जनरली सब्जुगेटेड वंस की तरह पोर्ट्रे करते थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक विक्टोरियन पोइट लॉरियट भी हैं, ये है ना, विक्टोरियन हैं। और इन्होंने जैसे मैरियाना इनका वर्क है तो इसमें विमेन जो है आइसोलेशन में वेट करती हैं उसको बताया है। द लेडी ऑफ द शैलोट में इन्होंने विमेन को कन्फाइंड बताया है ना टावर। और द प्रिंसेस करके इनका एक वर्क है जिसमें विमेन एजुकेशन से की बातें की गई हैं, बट स्टिल विद इन द विक्टोरियन जेंडर नॉर्म्स। तो विमेन को ये डोमेस्टिक, पैसिव और सबमिसिव बताते हैं, लाइक सब्जुगेटेड वंस, इंटेलिजेंट तो नहीं बताते हैं, ठीक है। बट इसमें आंसर दे रखा है जेंटल और रिफाइंड, तो अगर आपको एमपी सेट का लेके चलना है तो आप जेंटल रिफाइंड लगा सकते हैं। हो सकता है कि जो अपना ऑप्शन अपन ने सिलेक्ट किया है सब्जुगेटेड वंस थोड़ा मॉडर्न पोर्ट्रेयल दे रहा है, तो आप जेंटल एंड रिफाइंड लगा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि जो सब्जुगेटेड वंस है वो होना चाहिए, लेकिन आप जेंटल रिफाइंड लगा सकते हैं। बाकी आप अपने तरफ से भी चेक कर लेना इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज किल्ड बाय टेस इन एन इमोशनल फ्यूरी इन अ नोवेल बाय थॉमस हार्डी, तो थॉमस हार्डी की फेमस नोवेल है टेस ऑफ दी अर्बरविलिस, है ना। थॉमस हार्डी की ये ज़रूर पूछी जाती है, तो किसने टेस को इमोशनल फ्यूरी में किल कर दिया था? तो एलिक ने, है ना, एलिक ने टेस को जो है किल कर दिया था। टेस जो है
एलिक डी अर्बर विले जो है इनको एंगर में किल कर देते हैं, और एंजल क्लेयर तो हस्बैंड रहते हैं, है ना। और हेंचार्ड जो है ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से है, और क्लाइम जो है ये रिटर्न ऑफ द नेटिव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस प्रोवाइड्स अ हिंट फॉर द टाइटल ऑफ एल्डस हक्सलेज नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो एल्डस हक्सले की फेमस नोवेल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और इसमें से किस प्ले से हमें एक हिंट मिलती है फॉर द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट, तो ये लाइन किससे ली गई है, द टेम्पेस्ट से ली गई है ना। और टेम्पेस्ट किसका है, विलियम शेक्सपियर का है। बाकी जो प्लेस हैं वो भी विलियम शेक्सपियर के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मोरेल आर दी मेजर कैरेक्टर्स इन D.H. लॉरेंस नोवेल। तो D.H. लॉरेंस की किस नोवेल से जो मिस्टर एंड मिसेस नोवेल हैं, मोरल हैं, वो बिलोंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही है, सन्स एंड लवर D.H. लॉरेंस की नोवेल है। मिस्टर मोरल जो रहते हैं फादर रहते हैं, मिसेस मोरल डोमिनेंट मदर रहती हैं, और जो पॉल मोरल रहते हैं वो इनके सन रहते हैं। तो याद रखना मोरल फैमिली। और इसके अलावा हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। द रेनबो में किस फैमिली की बात करते हैं, ब्रैंगवेल फैमिली की बात करते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं, है ना। द रेनबो में ब्रैंगवेल फैमिली रहती है। विमेन इन लव में उर्सुला का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है, उर्सुला और गडरन, है ना। उर्सुला का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं भूलना। और वाइट पीकॉक भी D.H. लॉरेंस की ही नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G.B. शॉज आर्म एंड द मैन डील्स विथ। तो G.B. शॉ की एक वर्क है आर्म एंड द मैन, तो किससे डील करती है। तो आपको आर्म से ही समझ में आ गया होगा कि वॉर की बात हो रही है, हीरोइज्म की बात हो रही है, और आपने अगर पढ़ा हुआ है तो और भी अच्छी बात है। तो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का फेमस वर्क है आर्म्स एंड द मैन। इसके अलावा G.B. शॉ का सुपरमैन एंड द मैन भी फेमस वर्क है ना। और इसमें एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर भी रहता है जिसका नाम रहता है ब्लंचली, है ना। ये याद रखना इसमें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मे फेयर लेडी इज अ फिल्म वर्जन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ G.B. शॉ। तो मे फेयर लेडी का फिल्म वर्जन, मतलब इनमें से किसका फिल्म वर्जन है मे फेयर लेडी। तो पिग्मेलियन का। पिग्मेलियन G.B. शॉ का बहुत फेमस वर्क है, और इसका फिल्म एडेप्टेशन जो है उसका नाम क्या है, मे फेयर लेडी। पिग्मेलियन में एलिजा डूलिटिल रहती हैं, और प्रोफेसर हिगिंस रहते हैं, या फिर हिगिंस, ठीक है। तो आंसर सी करेक्ट है। मैन एंड द सुपरमैन इनका फेमस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। T.S. Eliot's द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू। तो T.S. एलियट की बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, तो उसको किसको डेडिकेट किया गया है, F.R. लुइस को तो नहीं किया है, एजरा पाउंड को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। इट इज़ डेडिकेटेड फॉर एजरा पाउंड। और इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला है इल बिक्लियर फैब्रो, तो इसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन, है ना। इजरा पाउंड को इन्होंने क्या बोला है, द बेटर क्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इजरा पाउंड। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्च्यू रिवॉर्डेड इज द सबटाइटल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स। तो वर्च्यू रिवॉर्डेड फेमस पोयम है पमेला, और पमेला किसकी जो वर्क है ये है सैमुअल रिचर्डसन का। सैमुअल रिचर्डसन का फेमस वर्क है पमेला, जिसका सबटाइटल क्या है, वर्च्यू रिवॉर्डेड, ठीक है। ये 18th सेंचुरी की सेंटिमेंटल नोवेल है। इसके अलावा जोसेफ एंड्रयूज भी सैमुअल रिचर्डसन का ही फेमस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी स्टूप्स टू कंकर बाय गोल्डस्मिथ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज।
तो शी स्टूप्स टू कनकर क्या है, एक कॉमेडी है बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय गोल्डस्मिथ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, एज ए कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर वॉल्टर स्कॉट्स द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहले तो आप ये याद रखो कि सर वॉल्टर स्कॉट का वर्क क्या है, द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, एक सोनेट है, एलिजी है, सटायर है कि बलाड है? तो ये एक बैलेड है, हम बोल सकते हैं ये एक रोमांटिक नैरेटिव बैलेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन आर, तो ज़्यादातर नॉवेल्स जो हैं जेन ऑस्टिन की वो क्या है, डोमेस्टिक नॉवेल्स हैं। सी इसका राइट आंसर है, डोमेस्टिक नॉवेल्स, क्योंकि जेन ऑस्टिन की ज़्यादातर नॉवेल्स जो हैं वो मैरिज पे फोकस करती हैं, फैमिली पे फोकस करती हैं, सोशल मैनर्स के बारे में बताती हैं, जो मिडिल क्लास डोमेस्टिक लाइफ है उसके बारे में बताती हैं। और इनकी फेमस जो वो नॉवेल्स हैं वो हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, और एमा भी इनकी फेमस नॉवेल है। तो ये याद रखना, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, डोमेस्टिक नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नोन फॉर हिज एंथोलॉजी द लीव्स ऑफ ग्रास, सो द लीव्स ऑफ ग्रास के लिए कौन फेमस है या नोन है, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन का फेमस वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। इसके अलावा जो और ऑप्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन, और द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग फेमस है। और सिल्विया प्लाथ जो है कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती है, और इनका फेमस वर्क है एरियल। याद रखना ये कन्फेशनल पोएट हैं। और जो एमिली डिकिंसन है ये ज़्यादातर शॉर्ट लिरिक पोएम्स ही लिखती थी। इसके अलावा जो हमारा आंसर है वॉल्ट विटमैन, तो वॉल्ट विटमैन का एक और फेमस है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये भी याद रखना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, और आई हेयर अमेरिका सिंगिंग इम्पॉर्टेंट है, और लीव्स ऑफ ग्रास तो इम्पॉर्टेंट फिर है ही, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, ये इनके वर्क्स हैं। और फेमस पोएम मैंने आपको बताई दी है, द रोड नॉट टेकन, वुड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, और मेंडिंग वॉल फेमस है। और सिल्विया प्लाथ का एरियल के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है द बेल जार, द बेल जार इम्पॉर्टेंट है, और कन्फेशनल पोइट्री ही लिखती थी। और इनकी एक पोएम भी है डैडी मिरर, और लेडी लजारस भी सिल्विया प्लाथ की ही है। एमिली डिकिंसन की फेमस पोएम्स हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, होप इज़ द थिंग विद फेदर्स, आई हेयर फ्लाई बर्ड्स व्हेन आई डाइड, ये सब इनकी शॉर्ट लिरिक पोएम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज नोवेल, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की फेमस वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954, ठीक है। और ये इनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, लेकिन स्पेशली एसोसिएटेड है किससे, ओल्ड मैन एंड द सी से। और इसके लिए इन्हें 53 में पुलित्जर भी मिला था, और 54 में क्या मिला था, नोबेल। और ऑप्शंस देखते हैं। फेयरवेल टू आर्म्स जो है ये 1929 में आई थी, अर्नेस्ट हेमिंगवे की ही एक नोवेल है। और ओल्ड मैन एंड द सी जो आई थी वो 1952 में आई थी, और जिसको पुलित्जर प्राइज़ मिला था 53 में। और इसमें सेंटियागो नाम का एक क्यूबन फिशरमैन रहता है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंट्री से रहता है, क्यूबा से, तो क्यूबन फिशरमैन रहता है। और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में। द सन ऑल्सो राइजेस, ये भी अर्नेस्ट हेमिंगवे की ही क्या है, नोवेल है।
ठीक है। और ये आई थी 1926 में, ठीक है। और फॉर होम द बेल टोल्स, ये भी अर्नेस्ट हेमिंगवे की ही है। स्पेनिश सिविल वॉर बैकग्राउंड है इसमें, 1940 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन फॉर राइटिंग द साउंड एंड द फ्यूरी? तो साउंड एंड द फ्यूरी किसने लिखी है? विलियम फॉकनर ने लिखी है। विलियम फॉकनर ने कब लिखी थी? 1929 में, ठीक है। इसके अलावा हम अर्नेस्ट हेमिंगवे देख ही चुके हैं। और टोनी मॉरिसन जो है ये अफ्रीकन अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंटियागो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस वर्क्स? तो आपको अभी बताया था मैंने, सैंटियागो जो है ओल्ड मैन एंड द सी का प्रोटैगनिस्ट रहता है, ये क्यूबन फिशरमैन रहता है, ठीक है। और जो दूसरे ऑप्शंस हैं, द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ये एक नॉन फिक्शन वर्क है बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है, याद रखना। द टॉरेंट्स ऑफ स्पाइसिंग जो है ये एक सटायरिकल नोवेला है बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, द टॉरेंट्स ऑफ स्पाइसिंग। इसके अलावा जो फिएस्टा है ये इनका एक वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, द सन ऑल्सो राइजेस, उसका दूसरा नाम है फिएस्टा। तो सो द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, द टॉरेंट्स ऑफ स्पाइसिंग और फिएस्टा, ये सब भी अर्नेस्ट हेमिंगवे के ही वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैन विदाउट विमेन इज अ कलेक्शन ऑफ, तो ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैन विदाउट विमेन किसका वर्क है? तो ये भी हेमिंगवे का वर्क है, ठीक है। हेमिंगवे का ही वर्क है मैन विदाउट विमेन। और इसमें एक स्टोरी है द किलर्स। कौन सी स्टोरी है इसके अंदर? द किलर्स। और ये क्या है? अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस मिलिटेंसी इज द टाइटल ऑफ एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स बाय, तो किसकी एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स का टाइटल मिस मिलिटेंसी है? सो मीना कांदास्वामी, ये एक दलित फेमिनिस्ट पोएट है, मीना कांदास्वामी। और इनकी एक एंथोलॉजी है मिस मिलिटेंसी नाम से। इसके अलावा हम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। कमला दास जो हैं ये भी कन्फेशनल पोएट हैं, जैसे हमने सिल्विया प्लाथ पढ़ी हैं ऐसे ही कमला दास कन्फेशनल पोएट है और इनका फेमस वर्क है समर इन कैलकाटा। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और मीना कांदास्वामी के एंथोलॉजी का नाम क्या है? मिस मिलिटेंसी। मीना अलेक्जेंडर जो है ये इंडियन अमेरिकन पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो ये भी मैं आपको एक ऑप्शन में बता चुकी हूँ, तो इसलिए ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शंस में जो भी आपके राइटर्स रहेंगे आप उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लो। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ओ कैप्टन माय कैप्टन है ये किसका वर्क है? वॉल्ट विटमैन का। तो अगर आप इसको थोड़ा भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किसके लिए लिखा था। ये इन्होंने लिखा था अब्राहम लिंकन के लिए। किसके लिए लिखा था? अब्राहम लिंकन के लिए। जब लिंकन का एसोसिएशन हो गया था 1865 में, असैसिनेशन हो गया था, आई एम सो सॉरी, जब लिंकन का असैसिनेशन हो गया था जब ये लिखी गई थी। और बाकी जो ऑप्शंस हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो मुल्कराज आनंद जो है वो नोवेलिस्ट ही हैं, है ना। इनकी फेमस नोवेल है अनटचेबल। कमला दास जो है वो पोएट ही हैं, कन्फेशनल पोएट बोलते हैं इनको। गिरीश कर्नाड प्ले राइट हैं। हैवदना नागमंडला इनकी फेमस वर्क्स हैं। और अरविंद मालागट्टी जो है हिस्टोरियन तो नहीं है, आपने अरविंद मालागट्टी का नाम सुना होगा, ये एक दलित राइटर हैं। अरविंद मालागट्टी कौन है? दलित राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाइपरबोले कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो हाइपरबोले को हम क्या बोलेंगे? हाइपरबोले आपने सुना होगा कि कुछ भी हम एग्जैजरेशन करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैजरेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोले बोलते हैं। और ये हम एग्जैजरेशन जो है ये डेलिबरेटली करते हैं। लाइक हम बोलते हैं कि हमने तुमको हज़ारों बार बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ चीज़ हज़ारों बार बोला है। हम बोलते हैं ना, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, तो क्या मिलियन टाइम्स कोई बोल सकता है? नहीं, ये सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं, एक हाइपरबोले की तरह बोल रहे हैं, हम इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमिली ब्रोंटे's नोवेल वुदरिंग हाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमिली ब्रोंटे की नोवेल वुदरिंग हाइट्स, और इसका पब्लिकेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, 1847। सो एमिली ब्रोंटे का वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इनका एक स्यूडोनेम था, एलिस बेल, एलिस बेल के नाम से पब्लिश हुआ था, ये भी याद रखना। स्यूडोनेम इनका क्या था? एलिस बेल के नाम से पब्लिश हुआ था वुदरिंग हाइट्स, और कब पब्लिश हुआ था? 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द नोवेल द स्कारलेट लेटर? सो नेथनियल हॉथॉर्न ने लिखा है नोवेल द स्कारलेट लेटर, बहुत ज़्यादा फेमस है। और नेथनियल हॉथॉर्न कौन है? अमेरिकन रोमांटिक राइटर हम बोल सकते हैं इनको। स्कारलेट लेटर में जो हेस्टर प्राइन है वो रहते हैं हेस्टर प्राइन। इसमें पुरिटन सोसाइटी के बारे में बताया गया है, सिन और गिल्ट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इनकी और वर्क्स हैं, द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स किसका है? हॉथॉर्न का है। द ब्लिथडेल रोमांस बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है नेथनियल हॉथॉर्न का। और द मार्बल फोन, तो स्कारलेट लेटर तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा द ब्लिथडेल रोमांस बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा इनकी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, ट्वाइस टोल्ड टेल्स और मोजेस ऑफ द ओल्ड मैन्स, ठीक है। और अगर हम मोमाडे की बात करें तो मोमाडे एक नेटिव अमेरिकन राइटर हैं, और ये किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये कियोवा ट्राइब से बिलोंग करते हैं मोमाडे, ठीक है। और इनका फेमस वर्क है हाउस मेड ऑफ डाउन, इसको पुलित्जर प्राइज़ मिला था, हाउस मेड ऑफ डाउन। और दूसरे वर्क्स भी इम्पोर्टेंट है, द वे टू रेनी माउंटेन और द एंशियंट चाइल्ड। विलियम फॉकनर हम देख चुके हैं, द साउंड एंड द फ्यूरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा और वर्क्स हैं, एज आई ले डाइंग, लाइट इन अगस्त और एप्सोलम, एप्सोलम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एप्सोलम, एप्सोलम इम्पोर्टेंट है। सॉल बेलो का एक फेमस वर्क है हर्ज़ोग, ये बिल्कुल नहीं भूलना, HERZOG, हर्ज़ोग। इसके अलावा एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च, सीज द डे इनका बहुत फेमस वर्क है, सीज द डे। और इसके अलावा हम्बोल्ट्स गिफ्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या था? नेथनियल हॉथॉर्न। द स्टेटमेंट पॉवर्टी इज पेरेंट ऑफ रिवोल्यूशन एंड क्राइम इज मेड बाय, तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि पॉवर्टी जो है पेरेंट है रिवोल्यूशन और क्राइम की, ये किसने बोला था? एरिस्टोटल ने बोला था। एरिस्टोटल का पोइटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। और प्लेटो के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, द रिपब्लिक, द सिम्पोजियम भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इनका एक वर्क है फेड्रस, फेड्रस इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने एपोलॉजी लिखी थी इन डिफेंस ऑफ द सुक्रेट्स। और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, ऑस्कार वाइल्ड, सो इनका एक इनकी फेमस नोवेल है द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे। इनके प्लेस हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर एन आइडियल हस्बैंड बहुत ज़्यादा फेमस है। लेडी विंडरमेयर्स फैन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जॉर्ज इलियट की बात करें तो इनका द मिल ऑन द फ्लॉस
और सिलस मैरिनर जो हमको 12th क्लास में भी अक्सर नोवेल पढ़ाई जाती थी, सिलस मैरिनर, द मिल ऑन द फ्लॉस, मिडल मार्च इम्पॉर्टेंट है, और एडम बीड इम्पॉर्टेंट है मिडल मार्च के अलावा, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज़ द पाइनियर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, तो इनमें से पाइनियर कौन है न्यू क्रिटिसिज्म का? टी.एस. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर मैथ्यू अर्नल्ड। सो टी.एस. एलियट को न्यू क्रिटिसिज्म का पाइनियर कहा जाता है। टी.एस. एलियट के फेमस वर्क हैं द वेस्टलैंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, 4 क्वार्टेट्स इम्पोर्टेंट है, और द हॉलो मैन। इसके अलावा इनका क्रिटिकल ऐसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, वो याद रखना, और मेटाफिजिकल पोएट करके इनका एक क्रिटिकल ऐसे है, वो याद रखना। विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको पता ही है। लिरिकल बैराड्स बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इन्होंने कॉलरिज के साथ में लिखे थे, और पर्टिकुलरली प्रीफेस इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। जो लिरिकल बैलाड्स हैं वो 1798 में आए थे, और जो प्रीफेस है वो 1800 में आया था। मैथ्यू अर्नल्ड का फेमस पोएम है डोवर बीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्नोल्ड की। द स्कॉलर जिप्सी इम्पोर्टेंट है अर्नोल्ड की, ठीक है। और कल्चर एंड एनार्की इनका फेमस वर्क है, क्रिटिकल वर्क है, और इन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री करके भी क्रिटिकल वर्क लिखा है। इनका अगर कॉन्सेप्ट बोले तो टचस्टोन मेथड बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो ये याद रखना। और पायनियर किसको कहा जाता है? टी.एस. एलियट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारी क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। नॉर्थरॉप फ्राई हैज़ गिवन अ थ्योरी ऑफ आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म, तो ये आर्कीटाइपल से रिलेटेड है। नॉर्थरॉप फ्राई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनकी एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसमें इन्होंने थ्योरी दी है किसकी? आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म की। तो याद रखना, नॉर्थरॉप फ्राई की थ्योरी है आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म, किस बुक में दी गई है? द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसके अलावा जो द गोल्डन बो वर्क है ये किसका है? जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का है, ठीक है। ये एक मॉन्यूमेंटल वर्क है ऑफ कंपैरेटिव माइथोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, और इसका सबटाइटल है ए स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन। ये मैजिक, रिलीजन और साइंस की बात करता है, और ये जो टाइटल है एक ब्रांच से आया है जिसका नाम है गोल्डन बो, और ये रोमन माइथोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि आपने वर्जिल का नाम सुना होगा, द एनियड, तो उससे इसका रिलेशन है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किसका वर्क है? आई.ए. रिचर्ड्स का वर्क है, जिसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या फिर हम बोल सकते हैं न्यू क्रिटिसिज्म का फादर भी कहा जाता है। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट कहा जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और ये फोकस करता है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे, और इन्होंने एक आइडिया दिया था बैलेंस्ड रिस्पॉन्स का, और इन्होंने स्टडी किया था कि कैसे रीडर जो है मिसअंडरस्टैंड कर जाता है पोइट्री को। और आई.ए. रिचर्ड के फेमस हैं, इन्होंने 4 तरीके की मीनिंग की बात की थी, सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। तो आपको ऑप्शंस में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, और ये नेट में पूछा भी गया है। पहला कौन सा है 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग में? सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन, ठीक है। इसके अलावा उसमें एक ऑप्शन था फॉर्म नहीं है, है ना। कौन कौन से हैं? सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन, और क्लोज रीडिंग मेथड ये सब फॉलो करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कौन है? आई.ए. रिचर्ड हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है आर्कीटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री, तो ये मॉड बॉडकिन से रिलेटेड है। आर्कीटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री किससे रिलेटेड है? तो आर्कीटाइपल में फ्राई इम्पॉर्टेंट है और मॉड बॉडकिन इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों के वर्क याद रखना। इन्होंने थ्योरी ऑफ आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म दिया था, और इन्होंने आर्कीटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री मॉड बॉडकिन ने, ठीक है।
और इन्होंने जंगियन साइकोलॉजी को अप्लाई किया था लिटरेचर में, और लिटरेचर को कनेक्ट किया था विद द कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं, ठीक है। अनलाइक फ्रूड जो कि पॉलिटिकल अनकॉन्शियस की बात करते थे, ये किसकी बात करते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं। ये आर्केटाइपल और मिथ क्रिटिसिज्म दोनों से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इन दी लेट 1960s। तो थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन कब आई थी, 1960s में। और डीकंस्ट्रक्शन जहाँ भी नाम आ जाता है वहाँ किसका नाम आ जाता है, डेरिडा का नाम आ जाता है। दूसरे ऑप्शंस अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमारे पास हैं जैक्स लकान। जैक्स लकान एक फ्रेंच साइको एनालिस्ट हैं, और ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों से रिलेटेड है, लेकिन साइको एनालिसिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका कोर आइडिया था, इन्होंने बोला था द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज। तो लेकिन इनका फेमस कॉन्सेप्ट है मिरर स्टेज का, है ना। इन्होंने मिरर स्टेज के बारे में बताया था कि एक बच्चा जो है अपने आप को मिरर में पहचानता है तो उससे उसका ईगो फॉर्म होता है ना। उसे पता चलता है कि रियल सेल्फ जो है उसका और इमेजिन सेल्फ उसमें एक अंतर है ना। नहीं तो वो ये सोचता है कि मिरर के आसपास जो है अलग अलग व्यक्ति खड़े हुए हैं। और इन्होंने 3 तरीके के ऑर्डर दिए थे, इमेजरी, सिम्बॉलिक और रियल, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 3 ऑर्डर्स की बात करी थी, इमेजरी, सिम्बॉलिक और रियल की, ठीक है। जैक्स डेरिडा मैंने आपको बता ही दिया है, फाउंडर हैं डीकंस्ट्रक्शन के। इन्होंने डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट दिया था, और सेंटर इज एन इल्यूजन ये भी इन्होंने बोला था। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये भी किसका फेमस स्टेटमेंट है, डेरिडा का ही स्टेटमेंट इनका फेमस है। और फर्डिनेंड दे सोश्योर की बात करें तो इनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक बोला जाता है। इनका फेमस वर्क है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ये साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड की बात करते हैं कि सिग्निफायर जो रहता है वो साउंड या फिर इमेज होता है, जबकि सिग्निफाइड जो रहता है वो कॉन्सेप्ट की बात करता है, ठीक है। और ये लैंग वर्सेस परोल की बात की है, सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक की बात की है। और नीत्जे की बात करें तो ये एक जर्मन फिलोसोफर हैं, और इन्होंने गॉड इज़ डेड आइडिया दिया था। और इनके मेजर वर्क्स हैं दस स्पोक ज़राथुस्त्रा और बियॉन्ड गुड एंड ईविल, और इन्होंने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इज़ अ सेमाइनल वर्क इन द फील्ड ऑफ साइको एनालिसिस विच इज़ रिटन बाय। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किसका है, सिगमंड फ्रॉइड का, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड का फेमस वर्क है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। लकान के बारे में, आइए रिचर्ड्स के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एडलर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टेक एवरीथिंग यू लाइक सीरियसली एक्सेप्ट योर सेल्फ, ये किसका स्टेटमेंट है, रुडयार्ड किपलिंग का इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टेक एवरीथिंग यू लाइक सीरियसली एक्सेप्ट योर सेल्फ, तो ये याद रखना, रुडयार्ड किपलिंग। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लीडिंग फिगर ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, सैमुअल बेकेट। तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। सैमुअल बेकेट इम्पॉर्टेंट लीडिंग फिगर हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के। तो इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी। हमारे 100 क्वेश्चन हैं टोटल, 86 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो अपलोड नहीं हो पाती है। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे इसमें आइडेंटिफाई करना है फ्रेंच पोएट को, तो मैं आपको उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ और चाहिए, किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।